क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाकई किसी की नहीं चल रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी बीते चुनावों से बेहद जुदा है। 2023 के चुनाव में मुद्दों से लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट तक सब कुछ अलग नजर आ रहा है। सिर्फ किसी का खास होना भर ही चयन की प्रक्रिया कतई नहीं है और ना ही लोकप्रियता और धनबल का होना। बीजेपी की पहली लिस्ट में ही ये तय हो गया था कि इस चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट ही सर्वे सर्वा है। दूसरी लिस्ट को लेकर चल रहे कयास भी बता रहे हैं कि जिताऊ का फॉर्मूला दोबारा नजर आने वाला है। दूसरी लिस्ट में 60 से ज्यादा नाम तय माने जा रहे हैं, जो 103 आकांक्षी सीटों का हिस्सा है। इसमें केवल वही लोकप्रिय और पुराने चेहरों के नाम दिखेंगे जिन पर बीजेपी कई चुनावों से भरोसा जताते आ रही है। आप देखेंगे कि हमारी पहली लिस्ट आ चुकी है और भी जो हमारी आकांक्षी विधानसभाएं थी उन पे हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। बहुत जल्दी हम उसको लेकर आपके बीच में होंगे। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस के भी तेवर इस चुनाव में अलग नजर आ रहे हैं। कभी शत्रुओं की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस इस चुनाव में जिला अध्यक्षों और लोकल नेताओं की सुन रही है। कई दौर के सर्वे के बाद अब मंथन की बारी है। 2 सितंबर से होने जा रही बैठक में पैनल के नामों पर चर्चा होगी, जिसके बाद उन पर मोहर लगाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। कयास है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें करीब 100 नाम शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो उस पर काम कर रही है। हमें जब घोषणा करनी है हम तब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी में घोषणा कर दी है। ऐसे लोगों के नाम को घोषित किया है जो पहले चुनाव हारे हुए हैं या दाग ही रहे हैं, जिनके ऊपर विवादास्पद स्थिति हमेशा बनी रही है। आज जिनकी घोषणा बीजेपी ने करी है उनके टिकट को लेकर सरफटव्वल के हालात बीजेपी कार्यालय में देखने को मिले, क्षेत्रों में देखने को मिले। हमारे टिकट सर्वे के आधार के ऊपर हैं, लगभग बहुत सारे जगह पे तय हो चुके हैं। एक ड्यू प्रोसीजर है जो जिसके ऊपर टिकट वितरण होता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उसकी ज़रूरी है, तो 2 से 5 सितंबर को होने जा रही है। उसके बाद बहुत कुछ आपके सामने होगा। दोनों पार्टियों में प्रत्याशी चयन के लगभग एक से पैमाने नजर आ रहे हैं। सर्वे, फीडबैक और मंथन ही सबसे बड़ा आधार है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि इस चुनाव में 2018 के चुनाव के नतीजों का गहरा असर है। सवाल नंबर 1, क्या दोनों पार्टियों के कैंडिडेट सिलेक्शन में किसी की नहीं चल रही है? सवाल नंबर 2, क्या सर्वे, फीडबैक और जिताऊ कैंडिडेट ही सिलेक्शन का फॉर्मूला है? सवाल नंबर 3, क्या प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया 2018 के नतीजों का असर है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है किसी की नहीं चल रही। आपको अजीब लगा होगा, किसी की नहीं चल रही तो चल किसकी रही है? साहब, ये इस चुनाव की अगर आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो चल उसकी रही है जो जीतने वाला, क्योंकि दोनों पार्टियों ने पिछले चुनाव के नतीजों से ज़बरदस्त सबक लिया है और उनके आला नेताओं ने भी उन स्थितियों को समझा है जो पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में बनी थी। कारण एक ही था, मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं है, छोटा राज्य भी नहीं है, गोवा की तरह या पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह, झारखंड की तरह, कि जहां राजनीतिक अस्थिरता रहती है। 1956 से लेकर 2013 तक के चुनाव तक अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का बहुत ही समृद्ध राजनीतिक इतिहास रहा है। 2 ही राजनीतिक दलों की धारा यहाँ चलती रही है, कांग्रेस और बीजेपी। 1980 के पहले आप कह सकते हैं यही बीजेपी जो जनसंघ थी। तो कुल मिलाकर मसला यही है कि पिछले चुनाव में जो गलती हुई दोनों पार्टियों से वो टिकट चयन को लेकर हुई, और यही वजह है कि इस बार फूंक फूंक कर कदम नहीं, उससे भी बड़ा कोई मुहावरा हो तो दोनों पार्टियां उस पर अमल कर रही हैं। और इससे दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो बड़े निश्चिंत हो गए, क्योंकि आमतौर पर पहले ये आता था कि इधर से कोटा, उधर से कोटा। ये किसका कोटा है भैया? बोले ये बीजेपी के फला नेता की तरफ से आए भैया। ये कहाँ से आए? ये कांग्रेस के फला क्षत्रप की कोटे से आए हैं। अब इस बार कोटा भी ख़त्म है, रसद भी ख़त्म है, राशन भी ख़त्म है, सारी चीज़ें ख़त्म है। चल रही है तो एक ही चीज़ चल रही है, सर्वे चल रहा है, जीतने वाला कैंडिडेट चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गहराई तक है कि भैया हमें कोई चूक नहीं करनी है। तो बहुत ही दिलचस्प है इससे चुनावी समर। और बीजेपी की जो 39 कैंडिडेट्स की सूची है वो ये बताती है कि आप उसमें
विद्रोह के स्वर अलग अलग जगह से, कुछ जगहों से ज़रूर उठे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये कैंडिडेट खराब चुना है, गड़बड़ चुना है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस के मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी। तो इस बार जो है चल किसी की नहीं रही है और सिर्फ उसकी चल रही है जो जीतने वाला कैंडिडेट है, और इसीलिए हम देख रहे हैं बीजेपी की 39 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें ये बात बहुत साफ तौर पर समझ में आती है कि किस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव हुआ है। क्या कहेंगे आप, क्या टिप्पणी है? देखिए, चलती तो हमेशा शरद जी वोटर की है। जो सर्वे की भी बात होती है वो वोटर के मन की बात के आधार पर ही कैंडिडेट तय करते हैं। आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दल एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग चला रहे हैं। आप यदि इतनी जल्दी कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यदि 39 सीट जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं वहाँ अनाउंस कर रही है, तो वो एक प्रयोग कर रही है, एक जो है रिस्क ले रही है कि यदि वो सीट उसको मिल गई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यदि कैंडिडेट को दे दिया जाए, तो हो सकता है कि ये 39 सीट में कुछ सीटें वो अपनी तरफ ले आए। तो जो 2018 के नतीजों में जो एक गैप था वो शायद इनमें कुछ हद तक एक कम हो जाएगा। तो जो 66 सीटों की बात होती ना, भारतीय जनता पार्टी 66 सीट तो कभी हारती नहीं है। तो 66 से भारतीय जनता पार्टी का खाता शुरू होता है और 133 उसकी एक आकांक्षी सीट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्लोज फाइट होती है। जब वो 103 के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, तो उसके लिए हर चीज़ सावधानी से चलने की बहुत ज़रूरत है उसको। तो इसलिए वो सर्वे भी देख रही है, अपना टाइम भी कैंडिडेट को दे रही है, रिएक्शन भी देख रही है, लिस्ट जो उसने जारी की है कि इसका असर क्या होता है। क्योंकि भाजपा में जिस तरह की बातें चल रही थी उसके लिए जो है ये जांचना भी जरूरी था कि यदि असंतोष है तो वो सामने आए, पता लगेगा कि किस तरह का ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो एक प्रयोग मतलब ये तो हम कह सकते हैं दिनेश जी कि इस चुनाव में कोई कोटा सिस्टम नहीं रहेगा, जहां तक जिसकी पूरी संभावना। अब कोई बहुत बड़ा वीटो आ गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी इक्का दुक्का तिक्का सीटों पर ही संभव है। मतलब बल्कि तो मैं तो दांव लगाऊंगा कि 2-3 सीटों से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है शरद जी राजनीति में कोटा परमिट जो सिस्टम है उसको दरकिनार करना, क्योंकि सर्वे के बावजूद जो नेता को जो ग्राउंड रियलिटी पता होती है, जो फील्ड में काम कर रहा होता है, ये कोटा वहीं से चलता है। और पिछली बार देखिए जो केवल 109 सीट वाली बात नहीं थी, वो 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज की थी और बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। और अब जो है एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो जरा संभल के चल रही है। वो कोटा परमिट तो कैंडिडेट तो वही है, चेहरे वही हैं, बहुत ज़्यादा अभी हमने 39 सीट में बदलाव देखा नहीं है कि बड़ा बदलाव पार्टी ने कर दिया हो। तो वो ले दे के है तो है ही, मुंडियाँ घुमाने वाली बात है कि इसको हटा के इसको दे दिया। ठीक बात है। अब्बास हफीज साहब, इस बार टिकट चयन की जो सतर्कता है वो बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार कर रही है, और कांग्रेस में भी ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके यहाँ कोटा सिस्टम बड़ा माना जाता था। ग्वालियर चंबल से सिंधिया जी की, जब पूर्ववर्ती सिंधिया जी कांग्रेस के जब होते थे वो, उस समय उनकी सीटें इतनी, दिग्विजय सिंह जी की सीटें इतनी, महाकौशल से कमलनाथ जी की सीटें इतनी, सुरेश पचौरी जी की भोपाल से और आसपास से इतनी सीटें, कांतिलाल भूरिया जी की ट्राइब्स इलाके से, झाबुआ और आसपास से इतनी। अब ये सब चीज़ें नहीं है, एक ही बात है कि साहब जो जीतेगा वो टिकट ले जाएगा। शरद जी, मुझे लगता है कमलनाथ जी का पहले से फॉर्मूला यही रहा है। 2018 में जैसा आपने कहा, शुरुआत में मैं सुन रहा था कि कहीं ना कहीं टिकट चयन को लेकर चूक हुई। बीजेपी 160, 165 से 106, 107 पर आ गई। कांग्रेस पार्टी 65-70 के आंकड़े को क्रॉस करके 112-13 पे आई, 111 पे आई। तो ये एक बड़ा हमारी कामयाबी थी, 113 पे आई। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी थी पिछली बार भी। इस बार हमारे सर्वे शुरू से चले हैं। कमलनाथ जी ने बहुत सारे सर्वेस कराए हैं और आगाह भी किया बहुत से विधायकों को कि वो काम और अच्छे से करें और बेहतर प्रदर्शन रहे उनका। नहीं तो सर्वे के अंदर अगर किसी का भी नाम ऊपर नीचे होता है तो वो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का निर्णय जो रहेगा उसको स्वीकार्य रहेगा।
तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए तो पहले से बहुत महत्वपूर्ण रहीं। 2018 के चुनाव से लेके अब तक जनता के बीच हमारे कई लोग ऐसे हैं, कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 3-3 नाम ऐसे हैं जो कांटों की टक्कर के हैं, जिन्होंने बिल्कुल जनता के साथ बराबरी से कंधा मिला के सभी ने काम किया, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो उसके बाद आने वाली जो परेशानियां थी मध्य प्रदेश के अंदर वो हों, आर्थिक बदहाली को लेकर जो तबाही हुई मध्य प्रदेश में, उस तमाम चीज़ों की बात अगर हम करें तो ये तमाम चीज़ें, नारी सम्मान योजना के जो फॉर्म भरवाने का काम किया, जनता के बीच जाने का काम किया, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल लगा रहा है। तो हमारे पास तो जो नाम हैं वो बड़े विनेबिलिटी वाले नाम हैं। कमलनाथ जी ने मुरैना में या शिवपुरी में भी कहा भी था कि विनेबिलिटी ही एकमात्र आधार रहेगा, जो जीतने की ताकत रखता है उसको टिकट दिया जाएगा। अब वो उसका क्या है क्या नहीं है, ये बीजेपी से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिए हैं कोई फ्रेश नाम तो है नहीं, कोई ताज़ा नाम हो। ज़्यादातर इसमें से चुनाव हारे हुए लोग हैं, किसी के ऊपर कुछ बड़े मुकदमे भी रहे जिनकी वजह से वो दोबारा राजनीतिक मैदान में तब नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है बीजेपी की शायद जल्दबाजी हो या उसकी रणनीति है। हमारी रणनीति हमारे साथ है, हम किस रणनीति पे चल रहे हैं ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। ड्यू प्रोसेस और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है, वो भी होने वाली है, और उस तमाम मीटिंग्स के बाद नाम फाइनल होते हैं तो आपको बहुत जल्दी एक ऐसे कैंडिडेट सामने दिखेंगे जो जनता की पसंद होंगे पहले ही। जी चलिए, राजपाल जी आपके यहाँ भी मंजर यही है, बल्कि आपके यहाँ तो और कहा यह गया कि पहली सूची सामने आई तो बड़े बड़े नेता भी हक्के बक्के थे आपके यहाँ की ये क्या हो गया। लेकिन सही बात है, अब बीजेपी एक अलग मिजाज की तरफ बढ़ चली है, और जहाँ कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हम गुरुवार की ही बात करें तो बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी शायद ठीक से नहीं जानते थे कि संसद का ये विशेष सत्र 4 दिन का लोकसभा का क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये बीजेपी का एक अलग कल्चर है जिसमें सूचनाओं का, मैं ये नहीं कहूँगा कि विकेंद्रीकरण नहीं है, लेकिन ये कहूँगा कि कुछ मसलों पर बहुत केंद्रीयकरण है सूचनाओं का भी, निर्णयों का भी, और उसका कारण एक ही है कि पार्टी आगे बढ़े, बेहतर तरीके से अपने को प्रस्तुत कर पाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है, अपना एक मैकेनिज्म है, पूरा एक सिस्टम बना रखा है, और वो सिस्टम प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति है हमारी, और प्रदेश चयन समिति भी है हमारी। इनके पदाधिकारी नेतागण जो हमारे हैं वो लगातार लंबी बैठकें करते हैं, और उन बैठकों में एक एक विधानसभा के ऊपर गंभीरता से विचार विमर्श होता है, और उसमें वो सब चीजें देखी जाती है जो अभी आप बोल रहे थे। मैं उसी बात पे आपका समर्थन करते हुए बोलना चाहता हूँ कि सर्वे जो जनता से फीडबैक आता है वो उनके सामने होता है। हमारे कई सारे अनुषंगिक संगठन काम कर रहे हैं, कई सारे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन सबका फीडबैक भी समन्वय बैठक के माध्यम से जो आता है वह भी वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। फिर पार्टी का एक हमारा कैडर है, बूथ अध्यक्ष से लगा के तो प्रदेश अध्यक्ष तक का एक कैडर है। उस कैडर के जो हमारे पदाधिकारी है उनकी रायशुमारी, उनका जो मत आता है वो मत भी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से वहां तक पहुंचता है, उस टेबल तक पहुंचता है। इंटेलिजेंस भी एक काम करता है अपना, उस इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट्स वहां पहुंचती है, और ऐसे तमाम चीजों के बाद में जो विनर है, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो जीतने की स्थिति में, जो क्षेत्र में सक्रिय है, जो जनता के बीच में लगातार सरकार के काम को लेके है जनता के बीच में, तो ऐसे नाम जो निकल के आते हैं उसमें फिर जो बेहतर नाम होता है उसको ऐसे 2-3 नामों की पैनल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाने का काम होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो बैठक होती है दिल्ली में, उसमें भी बहुत गंभीरता से तमाम एक एक विधानसभा स्तर तक बात होती है, और उनके पास भी ये सब चीजें उनके सोर्सेस से होती है। जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स है उनके पास भी ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई है, प्रदेश जो जिन पे डिस्कस करता है, ये उनके एंगल से उनके पास होती है, उनके सोर्सेस से उनके पास होती है, उनके केंद्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से उनके पास होती है। तो उसका क्रॉस मैचिंग भी होता है, फिर वो देखा जाता है कि नीचे की जो रिपोर्ट है उसमें ऊपर की रिपोर्ट से कहाँ मैच हो रहा है, और जो सब जगह मैच होता है, सब जगह पास होता है, मेरिट के आधार पर फिर उसका टिकट होता है। बहुत पारदर्शी व्यवस्था है उन लोगों के बीच में, सामूहिकता के साथ में, जो उस मेंबर है, कहाँ राज्य चुनाव समिति के, चयन समिति के, या फिर पार्लियामेंट्री चयन समिति के, उनके बीच में बड़ी पारदर्शिता से होता है, और निर्णय होने के बाद में फिर सभी लोगों के बीच में हमारे पास आता है। मध्य प्रदेश में हमने जो है आकांक्षी विधानसभा 103 निकाल रखी, वहां पर लगातार संगठन की गतिविधि चल रही थी। हमने आकांक्षी विधानसभा के प्रभारी
1.5 साल 2 साल पहले से बना लिए थे। वो वहाँ काम कर रहे थे, वो संगठन के बीच में काम कर रहे थे विधायक की अब्सेंस में, क्योंकि हमारा विधायक नहीं था वहाँ पे, कांग्रेस का विधायक था। तो सरकार की योजनाएं सही तरीके से नीचे तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, तो क्या अड़चन आ रही है, वो फीडबैक लगातार से केंद्र, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व था उसको बताने का काम करना, रचना बनाना नीचे तक, उस मैकेनिज्म को वो स्टार्ट करके आ गए थे। आज उन आकांक्षी विधानसभाओं में से 39 विधानसभाओं में हमारा चुनाव का जो कार्य वो उम्मीदवार के साथ चालू हो चुका है। बाकी स्थानों पर कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, काम चल रहा है, काम वही चल रहा है जो 39 पे चल रहा है, वो बाकी की 62 पे भी चल रहा है आकांक्षी पे। पर यहाँ पर नाम व्यक्ति का आ चुका है 39 जगह, बाकी जगह हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अभी हम विधानसभा स्तरीय सम्मेलनों में गए थे तो हमने घोषणा करी कि हम चुनाव चिन्ह हम उम्मीदवार लेके आए, तो जनता में उत्सुकता हुई, कार्यकर्ताओं में उत्सुकता हुई, भाई उम्मीदवार कैसे लेके आ गए। हमने बताया कि कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, और कमल का फूल उम्मीदवार है, ऐसा करके हमारा संगठन काम कर रहा है। और हमारे ये जो टिकट दिए हैं और आने वाले समय में जो टिकट देने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि इन 103 आकांक्षी विधानसभाओं में आकांक्षा पूरी जनता हमारी करेगी, जनता आशीर्वाद देगी। हम बहुत पवित्र मन से, निर्मल उद्देश्य से जनता के बीच में हैं, गरीब कल्याण और मध्य प्रदेश के विकास के नारे के साथ। दिनेश जी, राज्यपाल जी की एक बात पर मैं ठिठका हूँ, कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है। अब यूं इस बात में कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती, लेकिन अब बीजेपी धीरे धीरे कुछ महत्व बड़ी तेज़ी से स्थापित कर रही है। एक तो पहली चीज़ ये है कि भाई साहब, पार्टी सबसे बड़ी है, भूल जाइए कि आप क्या हैं या आप चुनाव को कितना प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, या अगर आपको संभाल के नहीं रखा तो आप गड़बड़ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हटाइए। आप नहीं भी हैं तो हमारे यहाँ अब अमित शाह जी जैसे चुनावी रणनीतिकार हैं जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के प्रभाव को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कमल का फूल महत्वपूर्ण है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर आपकी राय? देखिए शरद जी, 2019 का आप लोकसभा चुनाव याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप जो है जो वोट देंगे, जो कैंडिडेट है वो सीधे मुझे मिलेगा, ये जो अपील थी, इसी का असर था कि हर जगह लोगों ने वोट किया था। और इसी बात को अब पार्टी एक फार्मूले के तौर पर लगाने लगी है कि सब अब कैंडिडेट की बात करने के बजाय अपने पार्टी के सिंबल की बात करें। इसमें एक नारा जो डबल इंजन का है, वो भी शायद आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं उसी मंशा को रेखांकित करता है कि विधानसभा का भी वोट नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है, वो बीजेपी को मजबूत कर रहा है। आप अगर अपने राज्य में बीजेपी की सरकार लाते हैं तो हम वहाँ से हम और ताकत भरेंगे केंद्र से आपकी राज्य में। देखिए शरद जी, वो देखिए, एक तो जो पार्टी सिंबल की बात करते हो, फिर व्यक्ति, दोनों कभी मैच कर नहीं सकते, क्योंकि पार्टी सिंबल है, व्यक्ति व्यक्तिगत। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत रही है, जिसे हम काडर बेस कहते हैं, वो पार्टी की तो रही है। आज केवल इतना हो गया कि इसको कहने लगे वो, अन्यथा काडर मजबूत है, वो सब पार्टी को मानते हैं। पार्टी का कैंडिडेट को लेकर पहले भी नाराज़गी होती थी, लेकिन सब एक हो जाते थे। लेकिन जो जन समर्थन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, अब उसको मेंटेन करने की बात है कि आगे उसको मेंटेन करें। यदि जो एंटी कांग्रेस जो वोट मिलता था उसको आगे लगातार कैसे बनाए रखें। इसलिए आप देखिए कि जो भी राजनीति होती है, अतीत की राजनीति होती है, कांग्रेस पर लगातार हमले किए जाते रहे हैं। तो पार्टी जो है ये देख रही है कि आगे हमको यदि मेंटेन करना है तो एक रहना पड़ेगा, और एक रहने के लिए जो व्यक्तिगत हित हैं उसको छोड़ना पड़ेंगे। और अब इसमें एक चीज़ और है जिसको मैं राज्यपाल जी से समझूंगा कि डबल इंजन के साथ अगर मैं इसको सांकेतिक रूप से कहूं तो अब मुझे तो ट्रिपल इंजन भी दिखता है। यानी 2 इंजन तो ये हो गए कि अगर राज्य में बीजेपी है तो केंद्र में मोदी जी हैं, तो डबल इंजन का नारा हो गया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मिलकर डबल इंजन। और ट्रिपल इंजन में इसमें वो केजरीवाल जी का फार्मूला भी आ गया है। अब चाहे बिजली बिल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वेतनमान हो, तो अब डबल इंजन नहीं, ये ट्रिपल इंजन भी। यानी बीजेपी कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ रही है, जो भी है जीतने के लिए जरूरी वो सब चाहिए। अब बात अभी तक चुनौती गहराती जा रही है, तमाम चीज़ें हैं, एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें आप कह सकते हैं कि विकास का मुद्दा भी है, जो अमित शाह जी कह के गए कि हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव विकास पर लड़ रहे हैं। इसीलिए 2003 की कांग्रेस सरकार से तुलना की जाती है, तब क्या था अब क्या है। और इसी के साथ बिजली बिल भी माफ़ हो रहे हैं,
लाडली बहना भी है, शिक्षकों के लिए भी एक के बाद एक निर्णय है, पेंशनर्स के लिए भी है, भत्ते भी हैं, शायद देर सवेर ओपीएस पे भी कोई फैसला हो। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात जो आपने कही कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि वो कोई कोर कसर छोड़ सके, क्योंकि जनता भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जनता भी अपना मन बना के बैठी हुई है। विकास के बारे में बात करेंगे, जनता पूछती है कि ढूंढो भाई विकास कहाँ है आसपास। विकास यात्रा जो निकाली थी बीजेपी के विधायकों की और मंत्रियों की, उसमें क्या जनता ने हासिल किया हम सब ने देखा था। अब उसको अगर चर्चा मिलेंगे तो बात बहुत लंबी चले जाएगी। मुद्दे पर अगर आएँ तो 2023 का चुनाव लड़ा जा रहा है 1993 से 2003 तक की सरकार के ऊपर। 2003 की सरकार के बारे में जो बात की जाएगी, वो एक नेशनल हाईवेज नहीं बने थे, अटल जी की सरकार की गलती थी, पावर प्लांट्स विभाजन की वजह से चले गए थे, वो सब कुछ सब जनता जानती है आज की तारीख में, क्योंकि हम बहुत बार जवाब दे चुके हैं। स्टेट हाईवेज बहुत सारे बने थे। 2003 की सरकार जो गई, उसके ऊपर चुनाव लड़ा साहब 2003 का, उसके बाद चुनाव लड़ा 2008 का, बीजेपी ने 2013 का चुनाव लड़ा 2003 की सरकार के ऊपर बात करके, बीजेपी ने 2018 का चुनाव लड़ा जब 2003 की सरकार की बात करके जनता ने विपक्ष में बैठाने का काम किया कि अब इतना नहीं चलेगा, बार बार एक ही बात। भाई 3 बार की सरकार आपकी थी, दोबारा सत्ता में आए, जिस माध्यम से आए वो भी जनता को पसंद नहीं है, लेकिन आए सत्ता में तो 3 साल का मौका जनता ने फिर से दिया। 3 साल के बाद फिर 2003 पे चले जाएगी बीजेपी, तो ये साफ हो जाता है कि आपके पास वर्तमान में उपलब्धियां नहीं हैं बल्कि नाकामियां हैं। नाकामियां कैसी हैं? वो बेरोजगारों की जो एक फौज तैयार कर दी है बीजेपी ने हर घर के अंदर। जितने दर्शक आपके देख रहे होंगे वो अपने घर के हालात जानते हैं, उनके घर में उनके पड़ोस में कितनों को सरकारी नौकरियां मिली वो भी जानते हैं, अरे निजी नौकरियां मिली वो भी जानते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है, 50 लाख के आसपास तो सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत है। अब कमलनाथ जी की 15 महीने की उपलब्धियां हैं। चलिए मैं आता हूँ, मैं आप देखूंगा अगर वक्त रहा तो मैं जी बोलिए राजपाल जी जल्दी जी। 1993 से 2003 का वो दौर हमने देखा है जब मध्य प्रदेश के अंदर उन 10 साल में नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ देखा है, उससे हम निकल के आए। नहीं, तुलना तो वहीं से होगी ना भैया, जो आपका सरकार रही वो सरकार और अब सरकार के बीच की ही तुलना। वो तुलना करिए राजपाल जी, लेकिन 2003 से 2023 की भी तुलना करिए। आपकी भी आपसे ही प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि आप 18 साल हैं मध्य प्रदेश में। उसमें भी मैं आता हूँ जी, उसमें भी मैं आता हूँ। आज अभी आप बहुत अच्छी बात करते हैं, डबल इंजन की बात कर रहे थे, मैं उस पर आना चाहता हूँ, वो डबल इंजन वाली बात पे आना चाहता हूँ। डबल इंजन अर्थात केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अगर एक ही दल की होती है, एक ही विचार की होती है, तो योजनाओं को आने में सहूलियत होती है। 18 महीने बीच में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आती है, उस 18 महीने में क्या होता है, किसान सम्मान निधि की जब घोषणा होती है तो सूचियां जाने में इतनी देर हो जाती है कि 1 साल हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि देश के बाकी किसानों को मिली, पर मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिली। और जब फिर डबल इंजन हुआ तो फिर केंद्र की सरकार के साथ साथ में मध्य प्रदेश की सरकार भी किसान सम्मान निधि के 6,000 के विधायक ने इस्तीफा दिया है बीजेपी के, उनकी आरोपों पर जवाब देने का दम है तो दीजिएगा जरूर। गंभीर आरोप लगाए हैं, देखो उस पे भी आएंगे। कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते थे तो संरक्षण देने का काम करते थे। अगर वो होगा तो उस पे भी हम बात करेंगे। तो बात आज की है, वो जवाब दीजिए ना। आपके थे, आपके घर चले गए। अरे कब थे हमारे? 15 साल पहले थे हमारे विचार, 15 साल से आपके साथ हैं। आपका जीता हुआ विधायक कह रहा है विधायक दल की बैठक में ये काम होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी शरद जी ने बहुत अच्छी बात एक कही कि ये डबल इंजन के साथ में ट्रिपल वाली बात जो कही, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ही बात वैचारिक अनुष्ठान के रूप में हमारी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने और वो मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं सरकार में जब सरकार के पास जब जो स्थितियां परिस्थितियां बनी उस हिसाब से सरकार ने निर्णय करके समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का विनम्रता से प्रयास करा। हमने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से लिंग अनुपात मध्य प्रदेश का संतुलित करने का काम किया, फिर उसके बाद संबल योजना लेके आए। शुभकामनाएं अब्बास हफीज साहब को भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो कुल मिलाकर साहब मध्य प्रदेश का ये चुनावी समर बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ किसी की नहीं चल रही है तो सिर्फ उस कैंडिडेट की चल रही है जो जेन्युइनली जीतने के लिए तैयार है बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं जब चयन यानी टीम, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई है भैया, भले ही मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक एक प्लेयर जो है 1.25 लाख पे एक लड़ाऊ वाला है,
तो ऐसी टीम जब चुनी जाती है तो चुनाव की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी इसको आप और हम समझ सकते हैं। तैयार रहिए, सिर्फ 60 दिन बने हैं, गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। आगे देखिए आप मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ की खबरों पर केंद्रित एक्सक्लूसिव बुलेटिन ज़रूर देखिए। नमस्कार।